कि प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर, समझ में आ रहा, प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? पहला पॉइंट समझ में आया सबको? रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? रेजिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं, और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर। अब दिमाग में आना चाहिए कि रेजिस्टर क्या है। तो रेजिस्टर मतलब हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, आपका मोबाइल हो गया है ना, टीवी, फैन, कूलर, एसी, जो भी आपके घर में पाया जाता है, ये सब के सब क्या है? आपके घर में स्टेबलाइजर है तो वो भी क्या है? आपके घर में मोटर है तो भी क्या है? वो सब के सब रेजिस्टर है, जो करंट की सहायता से काम करता है, जिससे हो करके करंट जाता है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? रेजिस्टर, और हर रेजिस्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ गया? इस प्रॉपर्टी का क्या वर्क होता है? तो इसका वर्क होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना। रेजिस्ट मीन्स अपोज करना, रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? अपोज करना। समझ रहे कि नहीं? अपोज करने का जो प्रॉपर्टी पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे आप समझिए इस प्रकार से कि ऐसे ये कोई वायर है, और इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और नेचर इसके अंदर पाया जाता है, जो इस करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा, और इस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा? कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस कुछ और आ जाएगा, इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे वहां पर कुछ और आ जाएगा, तो हम लोग 7वां चैप्टर में एसी में पढ़ेंगे। समझ गए? अभी नहीं, अभी सिर्फ सिंपल मेन फॉर्मेट आपको पढ़ना है, और क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है क्या? कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर और प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। समझ में आ रहा है? पता चला कैसे लिखेंगे? बहुत आसान से, ऐसे, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी, वाटर हो सकता है, आपका रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कोई भी चीज हो सकता है। आपको हरा हरा जो पौधा होता है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस अंतर इस बात का रहेगा कि रेजिस्टेंस किसी में कम रहेगा और किसी में ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सिल्वर वायर, चांदी का तार अगर हम लोग रखते हैं तो सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, है कि नहीं? और रबर में क्या रहेगा? प्लास्टिक में क्या रहेगा? रबर और प्लास्टिक में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता। अगर आपको करंट वाला वायर को पकड़ना है तो एक क्या बोलते हैं, ग्लव्स आता है, हाथ में पहन लीजिए, और उसको पहन के आप करंट के वायर को पकड़ सकते हैं, फिर आपको करंट नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत हाई है। ऐसे ही वायर है, अब ऐसे हम पकड़ लेंगे तो इसमें करंट जा रहा है, लेकिन इससे होकर के हमारे बॉडी में पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लव्स के पास क्या है? बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो दुनिया में बहुत सारे मटेरियल है, अरबों खरबों मटेरियल है, और सबका रेजिस्टेंस होता है, किसी का ज्यादा और किसी का कम होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट क्या करता है बाबू? अपोजेस। समझ में आया? अपोजेस, किसका अपोज करेगा? रेजिस्टेंस। किसका? नहीं याद पड़ेगा तो समझ लेना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट का अपोज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी किसका अपोज करेगा? करंट क्या करेगा? तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अच्छा बताइए आप लोग कि अगर ये अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसका मतलब साफ हुआ कि करंट इधर, तो जस्ट उसका उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। नहीं याद रहेगा? समझ गए कि नहीं? तो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। आर लेटर से इंडिकेट करेंगे। इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिए हैं बाबू, तो आपको दूसरा नंबर में आपको याद कर लेना है कि क्या है? स्केलर है। समझ में आ रहा? तीसरा नंबर इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, V बटा आई, जो बनाए थे ना यहाँ से ओम्स लॉ से निकालते हैं, R इक्वल टू V बटा कितना होता है? आई होता है। बढ़िया से सब पढ़ लो और याद कर लो, और अभी भी याद करने की प्रैक्टिस में रहो, कोशिश करो अभी याद कर लेंगे।
अब देखो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे बाबू, यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा वोल्ट और नीचे क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। आप जरूर याद रखिए, बार बार याद करिए इसको कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। और ऐसा यूनिट कोई पूछ देगा आपसे, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। समझ गए ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। और इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है ओमेगा। ये ओमेगा का सिंबल है, समझ गए कि नहीं, ओमेगा है ये, और इसे हम लोग ओम, अपने यहाँ ओम पढ़ते हैं। समझ गए, ओम साइंटिस्ट का नाम है, ओम्स लॉ। ओम साइंटिस्ट ओम्स लॉ दिए, उन्हीं के आधार पर इसका ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया, ओम रख दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, पता चला इतना सारा कहानी आपको। हाँ, अब बताओ, अच्छा हम लोग अगर ऐसा लिखना चाहते हैं, इसके बदला में क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, इसके बदला में क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे, और इसके बदला में क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। आ रहा समझ में, ऐसे कहानी समझिए पूरा। इसे ये वायर है, देख लो, देख रहे हो ना, वायर है। अच्छा, इधर से करंट जा रहा है, करंट, तो इधर से क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, और इसके एंड्स में क्या रहेगा, इस वायर के एंड, मान लो कि ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड क्या है, बी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, तब तो करंट इधर जा रहा है, याद कर लो एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो समझ लीजिए आप लोग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम हो जाए, तो इसके लिए वोल्टेज यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ टू मेंटेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, टू मेंटेन, इसमें हम मेंटेन करना चाहते हैं कि बने रहे, तो टू मेंटेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, है ना, if potential difference between the ends of the wire is 1 volt, सजा के कैसे लिखेंगे, if a potential difference of, कोई है जी जो लेना चाहता है अभी, कोई बिना पैसा का भी लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, बोलिए। चलो जी, देखो बाबू, तो इस करंट के लिए हमको, अच्छा एक बात याद है आपको, जो करंट होती है यहाँ पे किसके चलते होती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब की जरूरत होती है, टू मेंटेन अ करंट ऑफ, टू मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, समझ में आ रहा है, टू मेंटेन अ करंट, कितना करंट, करंट ऑफ 1 एम्पियर, then the resistance of the wire is said to be 1 ohm। आ रहा समझ में, फिर से सुन लो बढ़िया से, कैसे लिखते कैसे हम लोग है, ऐसे लिखते हैं, देखिए करंट की जरूरत है ना, वोल्टेज की जरूरत है, करंट को मेंटेन करना है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ करंट ऑफ, टू मेंटेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, है ना, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आसानी से, आप लोग जैसे 1 ओम का डिफिनीशन आपको 10वीं क्लास में भी, कभी आप अगर मौका मिले पढ़ाने के लिए, वहाँ स्पेशल रहता है, और किताब में भी सवाल लिखा हुआ है कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें, समझ गए। तो आपको कभी जरूरी पड़ा, आपका भाई बहन होंगे तो उनको आप बता दीजिएगा कि ऐसे लिखा जाता है, कैसे, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है, इसको पढ़ के देख लो पहले क्या कहना चाह रहा है, कि इतना वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14, तब तो 1 का आएगा डिफरेंस, है ना। यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए, 49 वोल्ट, तब तो 1 वोल्ट का आएगा। समझ में आ रहा, तो यहाँ कितना भी हो सकता है, यहाँ पर 151 हो सकता है, यहाँ पर 150 हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, हाँ, एक का डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये डिफरेंस मुझे चाहिए। तो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू, इसकी क्या जरूरत है, टू मेंटेन, क्या करना चाहते हैं बाबू, टू मेंटेन अ करंट, किसको मेंटेन करना चाहते हैं, टू मेंटेन, किसको मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन अ करंट ऑफ कितना, 1 एम्पियर। अरे समझ में, 1 एम्पियर, तब यहां लिख देंगे देन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस
ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर ए बी ना बाबू, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सैड टू बी, इज सैड टू बी मतलब ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 1 ओम। समझ में आया। तो ये 1 ओम का क्या है, डिफिनीशन है। हम लोग क्या सीखे अभी, रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल एक लाइन में कोई पूछेगा तो प्रॉपर्टी होता है, और यह प्रॉपर्टी का वर्क क्या है भाई, इस गुण से हम क्या काम करते हैं, तो रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। फिर से सुन लो, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से, है ना। और इसका वर्क, अब रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है ना, उसका इंटरनल गुण है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी है, उसका वर्क क्या है, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट माने रोकना, समझ में आ रहा। अपोज करना मतलब विरोध करना, विरोध करेगा, किसका विरोध करेगा, करंट आएगा तो इसको आने नहीं देगा। समझ में आ रहा। अब सुनो, इसको हम ऐसे समझा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे आप कभी मार्केट जाइएगा और इस तरह से ही रोड है, समझ रहे हैं, रोड है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे इधर से एक व्यक्ति ऐसे और एक और, है ना, ऐसे ढेर सारे पर्सन्स जो हैं इस प्रकार से। अब पूरा टाइम लग जाएगा लगता है कि बनाते बनाते। हाँ देखिए, ढेर सारे आदमी, ढेर सारे मतलब हम ऐसे कम बनाए है ना, समझ रहे हो, मत लिखो अभी, पहले समझ लो। देखो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं। बाजार आप गए हैं, बाजार समझते हैं, या आप मेला में गए हैं, मेला समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बाजार में गए हैं या मेला में गए हैं, तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, सब लोग, इन लोग आ रहे हैं, और ये भी पर्सन चाहता है कि मैं जाऊं, ये भी चाहता है कि मैं जाऊं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं चाह, मतलब ऐसा चाहता होगा, ऐसा शायद कोई नहीं चाहता होगा कि ये व्यक्ति मेरे पीछे रहे और हम आगे जाए। सब कोई चाहता है कि हम भी जाए, वो भी जाए। अच्छे आदमी का यही गुण होता है, क्या है कि नहीं, ये नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि तू मेरे पीछे रह जाओ, मैं आगे आगे जाऊं। हर कोई चाहता है, सबके पास मजबूरी होता है। अगर मार्केट गया तो मजबूरी है, मेला गया है तो समझ रहे एंजॉय करने गया है कि नहीं, मेला गए हो कि नहीं तू लोग, तो ये क्या क्या करेगा बताओ तू लोग। ऐसे जब इन लोग आएंगे तो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब। अगर ये पूरा रोड खाली रहे, एक पर्सन आएगा तो बताओ, सोचो, सोच के देखो कैसा होगा, आराम से जाएगा, इसको अपोजिशन कैसा फील होगा, इसको कोई रेजिस्ट करने वाला है, कोई अपोज करने वाला है नहीं है। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर क्या होने लगेगा, अपोज करने का सेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, अपोज करना इसका नेचर है, इसका नेचर है, इसका नेचर है, इसका है या इसका है, किसका है, नहीं। यहाँ पर जो ये क्राउड है ना बाबू, क्राउड, यहाँ पर जो भीड़ है, इस भीड़ का ही नेचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो क्राउड बना हुआ है, इस क्राउड का नेचर पता चल रहा है कि नहीं। इसी तरह से इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनका क्या बन करके आ जाएगा, क्राउड बनेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब तो करंट बनेगा, तो उनका इलेक्ट्रॉन का क्राउड बन जाएगा, पूरा भीड़ होगा, और उस भीड़ का नेचर होता है जिसके चलते इसको अपोजिशन फील होता है, इसको रेजिस्टेंस फील होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। देखे होंगे मार्केट में छठ वाला टाइम जब आता है तो आप लोग देखेंगे ज्यादा भीड़ रहता है मार्केट में, रहता है कि नहीं। उस टाइम आप देखिएगा बहुत भीड़ रहता है, आदमी को चलने का जगह नहीं मिलता है। कभी कभी कोई मार्केट ऐसा होता है वहां जगह नहीं मिलेगा आपको, समझ गए कि नहीं। अब मेला वाला में देखो क्या है, मेला में ऐसे पूरा भीड़ आ रहा है, तो तू लोग जाता होगा, तो तू लोग चाहता हो कि जानबूझ करके टकरा जाए, समझ रहे हो कि नहीं, जानबूझ करके देखेगा कि हाँ बढ़िया इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या करेगा, जाके सोचेगा कि भाई भीड़ का फायदा उठा लेते हैं, उठाता होगा तू लोग। और इसलिए इस बार भी मेला का इंतजार कर रहा है, बहुत लोग का चेहरा देख के लग रहा है कि मेला का इंतजार कर रहा है, तू लोग कर रहा है कि नहीं, नहीं, जानबूझ के देखेगा, पहले देखत रहेगा कि कौन सा लाइन में अच्छा अच्छा मतलब भीड़ जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, तो वहां जाएगा तू लोग, ठीक है चल जाना। ये पता चला रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उस भीड़ का प्रॉपर्टी है ना, है कि नहीं। कोई एक दूसरे को नहीं चाह रहा है कि हम रोक दे, लेकिन उस भीड़ का प्रॉपर्टी है जो उनको रोक रहा है, उनके फ्लो को क्या करता है, रोक रहा है। काउज समझ में आ रहा है कि कहां से जनरेट होता है रेजिस्टेंस, पता चल रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां तक कि मेरा क्लास है, अगला इसमें हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें और इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी रेजिस्टेंस का काफी क्लास चलेगा, मतलब 2 या 3 भी चल सकता है। तो कल आप लोग याद करके आइएगा, क्या याद करके आइएगा, रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस, और दूसरा नंबर इसका यूनिट ना, यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, और ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I। डिफिनीशन क्या है, द
द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आपसे कोई पूछेगा 1 ओम क्या होता है? इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, समझ में आ रहा? देन द रेजिस्टेंस इज साइड टू बी 1 ओम। कोई दिक्कत? कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। मोटा मोटी बात याद कर लोगे सब लोग, अपोजिशन वोल्ट पर एम्पियर, ओम, आर बराबर V बटा आई। कोई दिक्कत? चलिए देखो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर किससे प्रभाव पड़ता है? तो आप देखो इस तरह से, ये एक वायर है, ऐसे वायर है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इससे करंट फ्लो कर रहा है, करंट, तो आपको पता है इधर से क्या लगेगा? रेजिस्टेंस। करंट फ्लो का रीजन क्या है? इस वायर के एंड्स में क्या होगा बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पता चल रहा है सबको बढ़िया से? अब होता क्या है देखिए, आपको हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट, जैसे अभी जो हम लोग क्राउड वाला बात कर रहे थे, अगर क्राउड 100 मीटर का हो और यहां से आपको चलते चलते 100 मीटर जाना, मतलब ऐसे ऐसे 100 मीटर आपको जाना है, तो आपको रेजिस्टेंस यहां से यहां तक फील होगा, जो होगा से होगा। लेकिन अगर हम इस क्राउड को बढ़ा करके और 200 मीटर तक कर दें, ऐसे पूरा 200 मीटर का लाइन लगा देते हैं और उसके बीच से आपको गुजरना पड़े, तो क्या आपको रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेंथ बढ़ने से, तो पहला पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ, एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, इसका लेंथ हो जाएगा ये, एल से क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो लिख दिए लेंथ। तो क्या बता रहा है आपको कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, देखो अगर हम इसको इंक्रीज कराते हैं तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा और इसका रिजल्ट ये आएगा कि करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। याद कर लोगे? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द और डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको, सुन रहे हो आप लोग, अगर आपको, आप लोग देखे होंगे जैसे कि आपको अगर कुआं से पानी निकालना है मोटर से, अब आपका घर के पास कुआं है, समझ रहे हैं, और मतलब ऐसे समझिए, क्या बोलते हैं कि उधर खेत में कहीं पर कुआं है और आप यहां से तार ले जा करके मोटर के अंदर लगाइएगा, समझ रहे हैं, यहां से ले जा करके वहां पे लगाइएगा, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी? काफी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो आपका मोटर अच्छा से काम नहीं करेगा। इसलिए अधिकांश मात्रा में लोगों को आप लोग देखे होंगे कि एक बढ़िया सा वायर जो है, 2 फेज वायर ले जा करके कहाँ पे रखता है? कुआं के पास ही रखता है, और उसमें एक छोटा सा वायर ऐसे लटका देता है मोटर वाला, समझ रहे हैं कि नहीं? बढ़िया सा वायर जो है ले जाता है जिससे कि अच्छा करंट वहां पे जा सके, है ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा ना, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि मोटर का वायर डायरेक्ट यहाँ घर से कनेक्ट करके काफी दूर खेत में आपका मोटर लगा हुआ है तो वहां ले जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? मोटर खराब हो जाएगा, कम करंट पर भी जलता है और ज्यादा करंट पर भी जल जाता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग डबल वर्क होता है, समझ गए? पढ़ेंगे आगे इसमें। तो दूसरा नंबर देखो क्या है। दूसरा, बाबू अभी बोल रहे थे, क्राउड वाला भी कहानी समझा रहे थे ना, अगर हम रोड को काफी चौड़ा कर देंगे तो वही क्राउड में रेजिस्टेंस कैसा फील होगा? कम। समझ में आ रहा? तो एरिया कल भी पढ़ाए थे आप लोग के शायद कि काफी अगर चौड़ा वायर रहेगा, मोटा वायर रहेगा, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन यहाँ पर कैसे आता है? ऐसे रिलेशन आता है, मतलब कि अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और इसके रिजल्ट से हमको क्या मिलेगा कि करंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप अच्छा करंट चाहते हैं, अच्छा करंट, तो आपका वायर कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, और हम लोग लिख देंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर देंगे बाबू, तो ऊपर एल और नीचे ए। ऐसे क्या है बाबू?
ऐसे क्या होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना होगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर कितना होता है बाबू d/2 होता है। कितना लिख देंगे पाई d/2 होल स्क्वायर। बुझा रहा सबको कितना लिख देंगे d/2 कितना हो जाएगा बोलिए पाई d स्क्वायर बाई 4। तो एरिया का ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डायमीटर में ज्यादा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो और एरिया में रेडियस में रहेगा तो उसको भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आई वाला पता चल रहा है क्या बोल रहा है लेंथ बढ़ेगा तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बढ़ जाएगा। ये बात आप जरूर बढ़िया से समझ लीजिए है कि नहीं। ठीक है दोनों को कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के बाद जो है आपको पता है फिजिक्स में बार बार क्या करते हैं हम लोग बार बार क्या करते हैं यहाँ से इसको हटाते हैं ना। हाँ जब हटा देंगे तो यहाँ पर एक लेटर आ जाएगा रो। समझ गए L/A। किसी और चैप्टर में पढ़िएगा तो रो का मतलब डेंसिटी याद है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो मतलब लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग चैप्टर में अलग होता है लेकिन यहाँ पर रो का मतलब क्या है वेयर रो इज इक्वल टू पहला पॉइंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है पहला पॉइंट रखेंगे। दूसरा इसका नाम क्या है बाबू इसका नाम है रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत नाम क्या है रेजिस्टिविटी। दूसरा जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा स्पेसिफिक वर्ड समझ में आ रहा खास विशेष विशिष्ट है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से इसको जाना जाता है। प्रतिरोधकता हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ गए रो। ध्यान से देखो आप लोग बाबू ठीक है रो इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा वहां से बनाएंगे तो यहां से RA/L हो जाएगा RA/ कितना L। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ इसका क्या यूनिट होता है ओम और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर और इसका क्या होगा मीटर। तो कितना आ जाएगा बोलिए ओम मीटर। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है ओम मीटर। ये भी स्केलर रहेगा याद कर लोगे। अच्छा रेजिस्टेंस का डायमेंशन और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन भी निकाल लेंगे हम लोग। काफी इंपोर्टेंट होता है परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। कोई दिक्कत है बोलिए नहीं ना। कल इसका लिस्ट पढ़ाएंगे कल के क्लास में। आज यहीं तक पढ़ते हैं और इतना याद कर लीजिएगा आप लोग कल फिर सुनेंगे ठीक है ना।